जो ये सेक्टर अभी भाग रहे हैं आज, अच्छा इसको लेकर क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि 6 महीने ये सेक्टर आप कहाँ देखते हैं अगर कोई इन्वेस्टर इनमें पैसा लगा रहा है तो? देखिए मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है जिसमें ऑटो सेक्टर है आपका बहुत अट्रैक्टिव है ऑटो सेक्टर, क्योंकि देखिए अभी मारुति ने अपनी ईवी लॉन्च करी है, उससे काफ़ी अच्छा बूम आता हुआ दिखा है। ईवीज़ की नई पॉलिसी मार्केट में आ गई है, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखें तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिश हुई है अभी, अब आगे जाकर नई क्रॉप यूज़ होंगी तो फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ेगी, तो आने वाले 6 महीने वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मेटल सेक्टर में ऑलवेज आई एम बुलिश फॉर द मेटल सेक्टर, तो वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में अच्छे रहेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बहुत अच्छा सेक्टर है, जहाँ पर आपको लंबी अवधि में अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा सकता है। और जब ये सेक्टर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बैंकिंग सेक्टर की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, तो बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। इवन हमने एसी में, वॉशिंग मशीन में, टीवीज में, सब में रैशनलाइज होता हुआ देखा जीएसटी, तो वहाँ भी सेक्टर में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है। मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है ये आने वाले 6 महीनों में करीबन 15 से 20% का रिटर्न आपको आराम से देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि डिमांड बढ़ने वाली है। भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर फेस्टिवल के टाइम में बहुत हाई डिमांड देखने को मिलती है। लोग हमेशा वेट करते हैं कि नहीं यार दिवाली पे हम एसी लेंगे, या दिवाली पे हम गाड़ी लेंगे, या दिवाली पे हम स्कूटी लेंगे, या दिवाली पे हम घर को रिनोवेट कराएंगे, या हम घर के सारे पर्दे चेंज कर देंगे, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक देखने को मिलता है कि चलो दिवाली है, फेस्टिवल है, तो आप यहाँ पे चेंज करिए। उसके बाद फिर न्यू ईयर भी यहाँ पर आएगा कि न्यू ईयर पे चलो हम यहाँ पे ट्रैवल करेंगे या हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको इम्पैक्ट करेंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है, ये जो आने वाले 6 महीने, बहुत सही टाइम पे जीएसटी आया है। अगर ये जीएसटी दिवाली के बाद आता तो शायद उतना सपोर्टिव नहीं हो पाता, बट दिवाली से पहले आया, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि जितने भी आपके लघु उद्योग हैं, एमएसएमई जितने भी हैं, यहाँ पर उनको बहुत फायदा होगा। और भारत की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक एमएसएमई के ऊपर डिपेंड है, तो एमएसएमई के पास अगर पैसा आएगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और मुझे लगता है ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर आपको आने वाले दिनों 15 से 20% कम से कम रिटर्न मिलना चाहिए। 15 से 20% का रिटर्न आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जीएसटी 2.0 आ गया है, ये बड़ा कट सरकार ने कहीं ना कहीं राहत दे दी है। अब दिवाली नज़दीक है, देखिए दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, जिसकी चर्चा या फिर बूम कहा जा सकता है कि एक्साइटमेंट शुरू से ही हो जाती है, पूरे विश्व में रहती है, पूरे विश्व में रहती है। तो उस दरमियान आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है, कि जिस तरीके से पटाखे बजेंगे या फिर खुशहाली फुल जर्नी चलेंगी? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से तो पटाखे बजने चाहिए, मार्केट अच्छे खासे मोमेंटम में जाना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि शायद हो सकता है कि मार्केट आपकी दिवाली तक 26,000 के लेवल तक भी आती हुई दिखाई दे। अभी करीबन 24,800 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि 26,000 के आसपास तक मार्केट पहुंचना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने मीन्स अक्टूबर नवंबर तक, आपको अक्टूबर तक ही मुझे लगता है कि एक अच्छा बूम आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। अगर फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है तो आपको एफआईआई का जो पैसा वो भी भारत की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। जो टर्म्स आपकी स्टेटमेंट आ रही हैं, कल भी स्टेटमेंट आएगी, भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं, तो उनकी जो स्टेटमेंट है उसको मैं इस वे में लूंगा कि वो अब शायद भारत के लिए कुछ सपोर्टिव लेकर आएंगे। कि ये होता है ना कि नहीं यार वो दोस्तों मेरा होना चाहिए, जैसे पहले बच्चे करते नहीं यार तू 2 टॉफी ले ले, तू मेरे पास आ जा। तो मुझे लगता है कि वही यहाँ पर होना चाहिए कि ट्रम्प साहब आप भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और बोलेंगे ठीक है हम आपको रैशनलाइज कर रहे हैं, आपके साथ कुछ ट्रेड डील करेंगे, वो तो कहीं ना कहीं भारत भी ओके कि हाँ ठीक है आप ट्रेड डील आप करिए तो सही, हमारे रैशनलाइज आप करें तो उससे आप भारत को काफ़ी इम्पैक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। और अगर एफआईआई का पैसा भारत में आएगा तो वो तो फिर आप यू कैन इमेजिन कि अगर एक बार भी खरीदारी आती हुई दिखाई दी तो वो मार्केट को एक झटके में ऊपर ले जाएगी। लेकिन अनुज जी, अगर मैं पिछले साल के कंपैरिजन इस साल की अगर मैं बात करूं, 2025 में बहुत तगड़ी सेलिंग हुई है एफआईआईस की, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अभी वापसी आना किस तरीके से अभी संभव है या फिर असंभव नजर आ रहा है इस साल तक? देखिए मुझे तो लग रहा है कि अब देखिए आप जनवरी से लेकर अभी तक देखें तो बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए हैं जहां पर एफआईआईस ने पैसा निकाला। एक तो ऑपरेशन सिंदूरी हुआ, उसकी वजह से थोड़ा पैसा बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। रुपी में थोड़ी वीकनेस आई, टैरिफ आ गया, वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसे एग्जांपल्स हुए जिसकी वजह से एफआईआईस ने पैसा निकाला, क्योंकि उनको दिखानी अपॉर्चुनिटी। बट अब अगर एक पॉजिटिव आता है, देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी नहीं दिख रही है कोई भी, रशिया यूक्रेन भी अब थोड़े से साइलेंट जोन में चले गए हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जो एफआईआईस का इन्फ्लो है वो आपको भारत की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, एमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, जिस तरीके से हम बाकी देशों के साथ हम मीटिंग्स कर रहे हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, तो वो अट्रैक्ट करेगा एफआईआईस को कि भाई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, आप इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है या यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा पॉइंट होगा और उसकी वजह
से यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आता हुआ दिखाई देगा। अभी तो देखिए जापान की मैं बात करूं, चाइना की बात करूं, यहाँ पर FIIs का दबदबा चल रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि भारत में जल्द ही इनकी वापसी हो। अच्छा, जिस तरीके से मार्केट देखिए हिचकोले खाता है ना, तो वहाँ पर डर की एक संभावना बन जाती है। और जो न्यू बिगिनर होते हैं, न्यू इन्वेस्टर होते हैं, जिनको भी पता नहीं है कि किस तरीके से मार्केट चाल बदल सकता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही मार्केट भी देखिए चाल तो बदलते ही रहते हैं। तो उस टर्म्स कंडीशन में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी में ही, मतलब उन्हें, क्योंकि देखिए सबको पैसा चाहिए, सबको अच्छा रिटर्न चाहिए और जल्दी रिटर्न चाहिए, तो क्या एडवाइस करेंगे? देखिए आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते आप सारा पैसा एक सेक्टर में डालो, क्योंकि सारे सेक्टर चल रहे हैं। अगर आप SIP के थ्रू पैसा डाल रहे हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर है, हमने डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ आते हुए देखी है, तो वहाँ भी एक अच्छा आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप कमोडिटी में जा रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में, तो वहाँ भी अच्छा पैसा मिल रहा है लोगों को। तो मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मीन्स अगर आपको पैसे को लगाना है, आप, तो मुझे लगता है कि आप 2-3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें। आप 30% करके आप डिवाइड किए, 30% आपने डायरेक्ट इक्विटी में लगा दिया, 30% आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, SIP के थ्रू जा रहे हैं, आप 20% के आसपास आप गोल्ड सिल्वर में जा रहे हैं, और उसके बाद आप कुछ अपना जो है एज इमरजेंसी फंड आप FD के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइवर्सिफाई आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको हर एंगल से आपको पैसा आता हुआ दिखाई दे। अगर आपने सारा पैसा एक सेक्टर में लगा दिया और वो अगर नहीं चला, तो कहीं ना कहीं फिर वो नुकसान होगा कि यार मैं तो इसमें पैसा लगाया, चला नहीं, बाकी चल गए। तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर सेक्टर में लगाना चाहिए। इवन अगर आप स्टॉक भी चुन रहे हैं, तो आप स्टॉक को भी डाइवर्सिफाइड लगाएं, कि आप अलग अलग सेक्टर के जो टॉप स्टॉक्स हैं, देखिए हर सेक्टर में कोई ना कोई टॉप स्टॉक होता है, तो आप उस सेक्टर के टॉप स्टॉक में लगाइए, जिससे कि अगर कोई सेक्टर में मूवमेंट आएगा तो फिर आपके वो जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो आपकी वहां पे देखने को मिलेगी। एक सेक्टर में सारा पैसा ना लगाएं, एक स्टॉक में सारा पैसा ना लगाएं, आप उसको डाइवर्सिफाइड वे में पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर एक सेक्टर नहीं चला तो आपको दूसरा सेक्टर आपको ओवरकम करता हुआ दिखाई देगा। और उन सबको हेज करने के लिए अगेन कि आप गोल्ड सिल्वर में थोड़ा पैसा डालिए, जिससे कि अगर कुछ भी नहीं चला तो ये आपको चलेगा, तो आपको हेज कर देगा। टॉप सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये एडवाइस करेंगे कि निफ्टी 50 बेस्ट है, क्या कहेंगे इसको? देखिए ऑब्वियसली बिल्कुल निफ्टी 50 तो बेस्ट है ही। आप देखिए निफ्टी जो है 1000 पॉइंट गिरा है नीचे, बाकी स्टॉक्स में काफी गिरावट है। अगर आपने निफ्टी 50 वाले सेक्टर में पैसा लगा रखा है, लेकिन ये पिटा भी बहुत है, हमने देखा इसको। देखिए पिटा बहुत है, बट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हाई है, क्योंककि जितनी भी कंपनीज हैं दीज आर ऑल ब्लू चिप स्टॉक्स। तो अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, उनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। तो जब भी मार्केट ग्रो करेगा, मार्केट सपोज अगर यहाँ से 24,800 26,000 मार्केट चला गया, तो सबसे ज्यादा हाईयर रिटर्न भी आपको इन्हीं में देखने को मिलेगी। बहुत स्पीड से ये स्टॉक भागते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, तो स्टार्टिंग तो आपको ब्लू चिप से ही करनी चाहिए। आप पहले अपना पोर्टफोलियो ब्लू चिप स्टॉक्स में बनाएं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटल स्टॉक हैं, जिनकी मार्केट क्या बहुत हाई है, 10 लाख करोड़ से ऊपर की हाई है, आप उनमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। तो ये जो ब्लू चिप स्टॉक है, मैं कहूँगा कि ये स्टॉक मार्केट की एक तरह से गोल्ड है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालते चलेंगे, आप उसमें SIP के वे में पैसा डालिए। आज तो आप SIP के वे में भी स्टॉक में पैसा डाल सकते हैं। आप SIP कीजिए, जो ऊपर के क्रीम स्टॉक्स है उसमें आप SIP करते चलिए, उसको एक्यूमुलेट करते चलिए। उसके बाद फिर आप मिड कैप में आइए, जहां मिड कैप में आपको थोड़ा सा हाई रिस्क आपको मिलेगा, बट हाई रिटर्न भी आपको मिलेगा। और आपको अगर आपको और हाई रिटर्न लेना है तो स्मॉल कैप, जहां पर आप सोचते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा। रिस्क भी तो है यहाँ पे। देखिए रिस्क है, बट मल्टी बैगर बनने की भी कैपेसिटी है। मतलब ऐसे स्टॉक हैं आपके स्मॉल कैप में जहां पर मल्टी बैगर बनने की बहुत चांसेस हैं। तो वो आपकी रिसर्च बेस्ड होगा कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या स्टॉक आप देख रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक ऐसे पावर सेक्टर के हैं जो आगे भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार का बहुत ध्यान है पावर को लेके, तो पावर सेक्टर के ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप में बट पोटेंशियल रखते हैं मल्टी बैगर होने के। तो वो आप आइडेंटिफाई करें, उसकी बैलेंस शीट को समझें, उसके प्रोडक्ट को समझें, उसके मैनेजमेंट को समझें, साथ साथ सरकार की पॉलिसी को समझें, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। तो पैसे को भी आपको डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा कि कितना आपको लार्ज कैप में लगाना है, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में। अच्छा, एक कमेंट आया था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इस बार पॉडकास्ट में जरूर अनुज जी के सामने वो सवाल रखूं। एक व्यूवर का कमेंट ये था कि मेरे पास 5 लाख रुपए और मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, इक्विटी में जाऊं या फिर कहीं और उसे इन्वेस्ट करूं या फिर टुकड़ों में इन्वेस्ट करूं, जैसे कि लोग SIP आजकल कर रहे हैं। तो क्या एडवाइस करेंगे? देखिए इसमें मेरा एडवाइस है कि आप कम से कम 10% की तो आप अपनी SIP आप चालू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसके
करीबन 10% का आप गोल्ड ETF, सिल्वर ETF ले सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं तो शायद फिजिकल गोल्ड नहीं लेंगे। अगर फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ट्रेडिंग तो बिल्कुल भूल जाएगी, उनका ट्रेडिंग का व्यू नहीं है। तो गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, तो आपको 20% इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद जो स्टॉक्स हैं, आप उसमें जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उसमें आप पैसा लगाना चालू करें। प्लस आप जो म्यूचुअल फंड है, जैसे डिफेंस सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, या फिर मेटल सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, या ऑटो सेक्टर की म्यूचुअल फंड है, उसमें आप पैसा कुछ लगाइए, करीबन 30-40%, और रेस्ट ऑफ अमाउंट आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाइए, जहां पर आप डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर उसको व्यू कर सकें और अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने अवेयरनेस के अकॉर्डिंग आप पैसे को एंट्री एग्जिट कर सकें।